हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जानेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो पहले इसका प्रमुख बिंदु है जो कि बारी बारी से जानते हैं। पहले संघ की कार्यपालिका, उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं यानी शपथ एवं शर्तें क्या क्या होते हैं, और राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होती है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में क्या क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में जानेंगे। और जैसे राष्ट्रपति वीटो शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है, अध्यादेश की अवधि यानी विवाद क्या है, और राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति कैसे है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, भारत का उपराष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, राज्य की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। जैसे कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। कार्यपालिका की दो शक्ति होती है। पहला, इसे कार्यपालिका में संसदीय सरकार की व्यवस्था, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था है, एक संघ की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी से, और राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से होता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। जैसे विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए व्यवस्था लागू नहीं होती, क्योंकि इस राज्य का अपना संविधान है, यह अब खत्म हो गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। वहीं राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। और जैसे भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है, वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से मिलकर होता है। संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसीलिए कार्यपालिकाएं स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। जैसे कि संघ की कार्यपालिका क्या होता है, आइए राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता को परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी
मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह होता है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है? जैसे शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं और शामिल ना होने वाले सदस्य। शामिल होने वाले संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य होते हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। शामिल होने वाले राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं को मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं राज्य विधान परिषद यानी द्विसदनीय विधायिका के मामले में के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में लिखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों को समानता भी होनी चाहिए। इसीलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। धातत्व है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे कि एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधान सभा के निर्वाचित कुल सदस्य की संख्या बटा गुना 1/1000 से भाग देने पर आता है। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों को मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने से होता है। जैसे एक संसद के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य की संख्या। चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। कोटा क्या होता है? कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बटा कुल पद +1 और यहाँ भी +1 होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित अन्य तथ्य जैसे कि मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है। प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मत की गणना उनको मत प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। उम्मीदवार की निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में क्या होता है? प्रथम वरीयता की न्यूनतम मत प्राप्त करने
वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर उसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता तब तक चलती रहती है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि का चर्चा अनुच्छेद 56 में है। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक यह कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति अपनी पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं यानी शपथ एवं शर्तें। अर्हताएं की चर्चा अनुच्छेद 58 में है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय पदाधिकरण में या किसी सार्वजनिक पदाधिकरण में लाभ के पद पर न हो। यह वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। लाभ के पद में क्या शामिल नहीं माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति संघ या राज्य का मंत्री हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए अथवा वह अपनी उम्मीदवारी को खो देगा। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। शर्तें अनुच्छेद 59 में वर्णित है। वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यदि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उनकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो इसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है।
राष्ट्रपति शपथ लेता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परीक्षण करूँगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण से निरत रहूँगा। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देनी होता है। यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें इन आरोपों को जांच हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन का कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाएं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सदस्य भाग लेते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले लोग प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राष्ट्रपति की पद की रिक्तता, जैसे कि 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति की पद रिक्त होती है। पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य की निर्वहन, राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाता है। इसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जैसे ऐसी स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का संपन्न करता है, उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और अनुमतियां प्राप्त होती है। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। इसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवसर नहीं मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियां के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, परंतु मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिसमें केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्रशासकीय शक्ति रखता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों को नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति विधायक के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। विधायी शक्तियाँ क्या होती है? तो राष्ट्रपति संसद में बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन को आह्वान कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं। संसद में कुछ विशेष प्रकार की विधायकों को प्रयुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक। ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े। ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनमें राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्य या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, धन वितरित किया जाता हो। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को संसद के पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है। धन विधायक को
धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा राज्यपाल के निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पुनः विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए वाद नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के पुनः बैठक के 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किए जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति पर अन्य विधायी कार्य जैसे नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीव में शांति, सुशासन और विकास के लिए विनियमन बना सकता है। और जैसे कि राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो गया हो। वित्तीय शक्ति क्या होती है? तो वित्तीय शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनः मति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखना और अनुमोदन की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है? तो यह अपनी न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उचित न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंड देश का निलंबन, प्राण दंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित में से जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है: यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ के कार्यपालिका शक्ति की अंतर्गत आता हो, जैसे सैन्य न्यायालय से दंडित, और दूसरा जैसे कि वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो। सैन्य शक्तियाँ क्या होती है? राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल, वायु सेना के प्रमुखों को भी नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है? आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। पहला, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अनुच्छेद 356 और 365, वित्तीय आपात के संदर्भ में 360। मूल अधिकारों के संदर्भ में आपातकाल के प्रावधान। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के प्रयोग के 3 आधारों पर प्रयोग किया जाना था। पहला, युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर ऐसी स्थिति में आपात का उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है।
जिसमें वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता था कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करके उसकी अवधि तय कर सकता था, परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधानों को अत्यधिक उपयोग ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में मोरारजी के तत्ववाधन में संविधान का 44वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। अब यदि आपात की उद्घोषणा पहले दो आधारों पर हुई अर्थात युद्ध और वायु आक्रमण, तभी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू होगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले दो आधारों पर किया जा सकता है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के सहारे भी इस अधिकार का निलंबन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 के तहत वह आदेश जारी कर यह जरूर बता सकता है कि और कौन कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति क्या होता है? तो सामान्यतः हर देश के कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से रोक सके। यह शक्ति दो कारण से दी जाती है। पहला, यदि विधायिका ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना से विपरीत है तो उसे रोका जा सके, और दूसरा, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधार किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, अपनी सहमति दे दे, दूसरा, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, और तीसरा, विधेयक धन विधेयक को छोड़कर पुनः विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके एवं संसद की जल्दबाजी एवं बिना विचार किए गए विधेयक को देश हित में रोक सके। प्रायः विश्व के सभी देश में कुल 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग लिए जाते हैं। आंतरिक वीटो क्या होता है? इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने और अधिकार होता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देश में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों को विधेयक के संदर्भ में, एक सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए तो इसे प्रयोग किया जाता है। विशेषित वीटो क्या होता है? कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधेयक को असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंदकर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। यदि संसद विधेयक पुनः विचार करके बाद
संशोधन कर के अलावा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहें अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ ना दे। इस मामले में भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिन के लिए रोक सकते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास समय का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेम्सू विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोककर रखा गया अर्थात अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। दूसरा, 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटेश्वर रमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर अत्यधिक वीटो का प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं होती है। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जो कि देश का एकता, अखंडता, सुचित एवं सहिष्णुता को स्थापित करने की विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरफ जहां संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। ऐसे यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, विधेयक धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधायक के पास पुनः विचार के लिए लौटा दे और विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर ले। यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत निम्न प्रकार के विकल्प है, जैसे कि विधेयक पर अपनी सहमति दे, दूसरा विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधायक के पास वापस भेज दे। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है, ऐसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसे शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग अत्याशित अथवा अविलंबनीय मामले में निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से आपातकालीन अवधि की होती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की
निम्नलिखित परिस्थितियां होती है, जैसे कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, और दूसरा, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि और विवाद। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निरनुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन की बैठक अलग अलग तिथि की पुनः बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है। यह संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियां एवं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जैसे कि 1970 के आर.सी. कपूर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात की और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। डी.सी. माधवा मामले 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा कर सकते हैं, जैसे में संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। लघुकरण, जैसे सजा को प्रकृति को बदल सकता है, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। परिहार, सजा की मात्रा में बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। और तीसरा है विराम, विशेष परिस्थिति के वजह से सजा कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगात या महिलाओं को गर्भपात व्यवस्था में अवधि के कारण में। और प्रावलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए। और क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीक मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। नोट में संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है। राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध को दोषी व्यक्ति को संदर्भ में यह शक्ति रखता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड विधि को कम या दंड का स्वरूप बदल सकता है।
राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संघीय बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन वर्ष, विजयी उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंदी। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य प्रतिद्वंदी KT शाह। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NN दास। 1962 में डॉक्टर S राधाकृष्णन और चौ हरिराम। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और K सुब्बा राव। 1969 में BB गिरी और N सजीबा रेड्डी। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद और त्रिविद चौधरी। 1977 में N सजीबा रेड्डी और निर्विरोध चुने गए थे। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह और HR खान। 1987 में R वेंकटरमन और V कृष्ण अय्यर। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जॉर्ज विल्बर्ट स्वेल और 1997 में KR नारायण और TN शेषन। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लक्ष्मी सहगल। 1907 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, BS शेखावत। 2012 में प्रणब मुखर्जी, PN संगमा। 2017 में रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग में संदर्भ में न्यायालय जैसे का निर्णय। भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने UN राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सलाह देगा। पुनः इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74 के 1 में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए वाद कर दिया गया। बाद में पुनः इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा माध्यम से अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनः विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं क्या क्या है, जैसे कि इसमें अर्हताएं हैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्थानीय पदाधिकारी अंतर्गत किसी लाभ का पद पर न हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन राष्ट्रपति के भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचित माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में जहां संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं को सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं एवं राज्य के विधानसभाओं को भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुमानित प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सर्वसम्मतीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि राष्ट्रपति में भी होता है। उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है और यह वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक पालन करेगा। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पद अवधि क्या होती है? तो इसमें पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक पद अवधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले अवकाश ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का आवश्यक नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, जैसे पद अवधि 5 वर्ष समाप्ति पर, त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु हो जाने पर और निर्वाचन को अवैध घोषित करने पर। पद रिक्तता के कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होने हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन और अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में किसी भी शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्य का सभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, जैसे राज्यसभा का प्रदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती है। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह के अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। और राष्ट्रपति की परिलब्धियां क्या है? संविधान के उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का प्रदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। राष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन का भत्ता पाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होगा, बल्कि प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह लिखित है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह लिखा है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की चर्चा है। अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले का लिखा हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति क्रम संख्या, उपराष्ट्रपति और कार्यकाल: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक, बीबी गिरी 1967 से 69 तक, जी.एस. पाठक 1969 से 74 तक, बी.डी. जत्ती 1974 से 1989 तक और एम. हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक, आर. वेंकटरमन 1984 से 87 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक, आर.के. नारायण 92 से 97 तक, कृष्णाकांत 1997 से 2002 तक, बी.एस. शेखावत 2002 से 2007 तक, मोहम्मद अहमद अंसारी 2007 से 2017 तक, श्री एम. वेंकैया नायडू 2017 से अब तक बने हैं। भारत का प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 के 1 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री के 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। 1997 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं हुए प्रधानमंत्री, उनका नाम निम्नलिखित है, जैसे कि इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ 1996 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य थे। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री की शपथ: प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही भय, पक्षपात, देश आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों को प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन भी देता है। प्रधानमंत्री की पद अवधि: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर ऐसा नहीं होता है कि
सामान्यतः प्रधानमंत्री का वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो संसद के सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय और विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त भी होती है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री की शक्तियां का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियां का उल्लेख है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियां का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित है। मंत्री परिषद के संदर्भ में नीति निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्य को प्रगति को देखता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का बैठक अध्यक्षता करता है और उचित दिशा और निर्देश देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका भी निर्वाहक करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में जैसे संघ के प्रशासन एवं विधान संबंधी ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर दिया गया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद के सामने रखे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, वित्त आयोग और अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि को शपथ दिलवाता है। संसद के संबंध में जैसे कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रपति का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियां की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा और निर्देश जो कि ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में यह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं को अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। अन्य शक्तियां एवं कार्य जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति को भी भूत रूप प्रदान कर देश के विकास को समुचित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वोसर्वा होता है। भारत के प्रधानमंत्री का क्रम। जवाहरलाल नेहरू 1997 से 1964 तक, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 27 मई 1964 9 जून 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक, चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 तक, इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक, राजीव गांधी 1984 से 89 तक, बीपी सिंह 1989 से 90 तक, चंद्रशेखर 1990 से 91 तक, बीपी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक, अटल बिहारी वाजपेयी
16 मई 1966 से 1 जून 1966 तक, HD देवगौड़ 1996 से 97 तक, IK गुजराल 1997 से 98 तक, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे मोरारजी देसाई, यह पहले बम्बई के राजमनी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, यह अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। BP सिंह, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। BP नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। HD देवगौड़िया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी यह गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संरचना, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना 3 प्रकार से होती है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। राज्य मंत्री में 2 प्रकार का होता है, एक कैबिनेट मंत्री का सहायक और दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद की संरचना मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वह होता है जो अपने अपने विभाग के प्रमुख। ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती है, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों में समिति, निवेश से संबंधित समिति आदि। राज्य मंत्री वह होता है, राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वे मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय और विभागों का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। ऐसे मंत्री राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव कहलाते हैं। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री यह तीसरे स्तर के मंत्री विभाग में प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री बैठक में आमंत्रण के बाद भागीदारी करता है। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी होती है, जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव में वे लोग शामिल होते हैं। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसीलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान के निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण ना हो, इसीलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है। किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट मंत्री, यह 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद और
मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में इनमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिमंडल का एक भाग होता है। कैबिनेट मंत्री इसमें एक बड़ा निकाय जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा अथवा बढ़ा सकता है। और इसमें एक लघु निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों का संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकाल सामूहिक होता है। इसमें सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करता है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। यह मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी लागू करती है। इसमें यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इसमें मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा यह निर्देश देती है कि तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। इसमें होता है कि इसके कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है और इसमें सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं और संविधान के मूल भाग का इसका वर्णन नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में यह जोड़ा गया है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 74, 75 में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 75 में यह लिखा हुआ है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह कानून बनाया गया। प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसे लागू किया गया। दल बदल के आधार पर संसद की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी एक मंत्री अयोग्य हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई जाती है। ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने का अनिवार्यता है अथवा यह अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 88 में यह लिखित है कि सदन में मंत्रियों को अधिकार है। मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद का संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो, बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, जैसे कि सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व उत्तरदायित्व और विधायक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है अनुच्छेद 75 के 2 के तहत। भारत के मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है।
मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा देश के आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण तथा करों का आरोपण इत्यादि। भारत का महानिवादी, यह संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महानिवादी का पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महानिवादी की नियुक्ति होती है। यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यह भारत सरकार की विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। चूंकि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसके कार्यकाल का कोई निश्चित अवधि नहीं है। शक्तियाँ: भारत के किसी भी अदालत की सुनवाई का अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है। मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महानिवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। कार्यकाल की समाप्ति: राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र सौंपकर या सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर।